जय हिंद। मैं हूं कर्ण दानवीर और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल दानवीर सिंह। दरअसल जब से जयशंकर साहब अमेरिका गए हैं, रोज कोई ना कोई ऐसी चीज होती है जिसके ऊपर मुझे एक वीडियो बनाना पड़ता है। और जब भी मैं वो वीडियो बनाता हूं मेरे को लगता है कि बस मेरे ख्याल से अब हो गया, अब कल कोई नया टॉपिक देखते हैं। लेकिन मैंने आज फिर जयशंकर को सुर्खियों में पाया और बहुत अहम तरीके से वो आज अमेरिका के दौरे के अंदर निकल के आए हैं। मैं इसलिए बोल रहा हूं निकल के आए हैं क्योंकि बहुत लेवल पर आज डिस्कशन हुआ है और उन डिस्कशंस में जिस तरीके से उन्होंने इंडिया का पर्सपेक्टिव रखा है, मेरे ख्याल से ये एक सही होगा कि अब हिंदुस्तान पश्चिमी देशों के अंदर एक मुकाम पर खड़ा हुआ है और एक लेवल के ऊपर बात कर रहा है। जब मैं ये ऐसा कह रहा हूं वो आप समझेंगे जब ये वीडियो अंत तक आप देखेंगे कि ऐसा मैंने क्यों कहा। आज जयशंकर साहब की बड़ी अहम मीटिंग हुई। जयशंकर साहब की मीटिंग आज एंथनी ब्लिंकन के साथ हुई। ये यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, यानी कि अमेरिका के फॉरेन मिनिस्टर हैं। उसके बाद और उसी के साथ साथ जयशंकर की जेक सुलिवन के साथ भी मीटिंग हुई, जो अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं। जैसा कि आपको मालूम है, जयशंकर साहब 5 दिन के यूएस ऑफिशियल विजिट पर हैं। पहले उन्होंने यूएनजीए में आए, वहां पे उन्होंने खिताब किया, वो सब हमने देखा। उसके बाद काउंसिल फॉर फॉरेन रिलेशंस में उन्होंने अपनी बातचीत करी, उसके ऊपर मैंने वीडियो कल बनाया, वो आपने देखा। और आज मैं ये वीडियो बना रहा हूं जयशंकर की 2 मीटिंग्स, अहम मीटिंग, दैट इज एंथनी ब्लिंकन, यूनाइटेड स्टेट्स सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, एंड यूनाइटेड स्टेट्स नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जेक सुलिवन। इनकी साथ में मीटिंग की क्या अहमियत थी उसके ऊपर मैं टच अपॉन करूंगा। और उससे भी ज्यादा जो इंफॉर्मेटिव मीटिंग रही, जो इंटरनेट पर पूरे डिटेल में पूरा डिस्कशन हमारे सामने आया, वो था हडसन इंस्टीट्यूट के अंदर उनका एक डिस्कशन, और साथ साथ उनसे जो सवाल पूछे गए थे उनके उन्होंने क्या जवाब दिए। तो ये आज की पूरी दिनचर्या को समराइज करता है एज फार एज जयशंकर एंड इंडिया इज कंसर्न इन यूनाइटेड स्टेट्स। तो सबसे अहम चीज जो इन 2 अधिकारियों से मिलने के बाद सामने आई, निकल के आई, वो ये थी कि भारत और अमेरिका ने कोई भी कनाडा को लेकर कोई भी बात पब्लिक में आपके सहाफियों के साथ साझा नहीं करी, और बिल्कुल किसी भी लेवल का डिस्कशन विद द प्रेस उन्होंने नहीं किया। लेकिन जयशंकर साहब ने इस चीज को इलेबोरेट हडसन इंस्टीट्यूट के डिस्कशन में ये किया। अब क्या क्या बातें करी ये इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात ये बताया गया आधिकारिक तौर पर कि उन्होंने नरेंद्र मोदी साहब का जो जून में अमेरिका का दौरा हुआ था उस पर क्या क्या बातें हुई, क्या क्या वायदे हुए और क्या क्या घोषणाएं हुई, उनको लेकर कि उस पर क्या फॉलोअप हुआ, कहां कहां तक प्रोग्रेस हो गई, ये डिस्कशन उसके ऊपर हुए थे। इसमें भी कोई शक नहीं है कि कनाडा का मुद्दा बहुत सीरियसली छाया रहा है और छाया रहा होना भी चाहिए, क्योंकि जो कनाडा में होता है उसका इंपैक्ट अमेरिका की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में भी होता है। और जो बाइडेन एक लिबरल लीडर हैं और कनाडा एक लिबरल मुल्क के तौर पर देखा जाता है, तो इसका एक कनेक्शन इलेक्शन से भी है, इलेक्टोरल कनेक्शन भी है, कल्चरल, रिलीजियस और कॉन्टिग्यूटी ऑफ द कॉन्टिनेंट वो तो है ही है, लेकिन उसके अंदर ये वाला एंगल भी है। बहरहाल, तो इन्होंने बात करी, एक तो G20 के प्रेसिडेंसी में क्या आउटकम निकला, तो ये जयशंकर साहब ने अमेरिका को बताया और अमेरिका से उनके भी व्यूज लिए। फिर इंडिया ने बात करी जो कॉरिडोर हम बनाने जा रहे हैं विद इंडिया, मिडिल ईस्ट, इजराइल, साइप्रस, ग्रीस एंड यूरोप। इनफैक्ट दैट पुट्स इन अ पॉइंट कि टर्की क्यों इसको अपोज कर रहा है। इस पॉइंट को यहीं किल कर देते हैं। टर्की ने इस कॉरिडोर को अपोज किया है, और टर्की का रोल एग्जैक्टली वही है जो पाकिस्तान का रोल इंडिया के साथ है विज़ावी सेंट्रल एशिया, कि हम आपको सेंट्रल एशिया से ट्रेड नहीं करने देंगे क्योंकि आपकी मजबूरी है कि आपको आपके सारे रास्ते पाकिस्तान से होके गुजरते हैं। और यही चीज हम देखते हैं कि
टर्की करता हुआ नजर आता है व्हेन इट कम्स टू अरब वर्ल्ड, क्योंकि एक जमाना था जब तुर्की का पूरा राज था इस पूरे मिडिल ईस्ट के ऊपर, खैलिफेट थी, लेकिन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद उनको सीमित कर दिया गया टर्की के अंदर, और एक कुछ तनातनी सी रहती है अरब वर्ल्ड के साथ में, तो वो डायरेक्टली उस तरीके से ट्रेड करने नहीं देना चाहते। और अब ये जो बात हुई है जिसमें इंडिया, यूएई, सऊदी अरेबिया और फिर आपका इजराइल, साइप्रस और ग्रीस से होते हुए जब ये पूरा कारवां निकलेगा यूरोप में, तो टर्की को साइडलाइन करेगा, और ऑब्वियसली पाकिस्तान साइडलाइन है। तो एक ये इशू था, मेरे को लगा ये मैं कट कर दूं, क्लियर कर दूं। अब वापस आते हैं जयशंकर और एंथनी ब्लिंकन की बातचीत के लिए। उन्होंने एक और बात करी, दैट इज द थर्ड पॉइंट, की कॉपरेशन हम कंटिन्यू करेंगे, और अब अपकमिंग 2+2 जो डायलॉग है वो अब इंडिया में होगा। एंड एज यू आर अवेयर इसमें हम डिफेंस, स्पेस और क्लीन एनर्जी की बात करते हैं। और ये जैसा मैंने बोला कि 2+2 ये डायलॉग है, ये नवंबर के महीने में होगा। इसकी डेट्स इन्होंने साझा नहीं करी। जैसा कि मैंने शुरू में भी बोला कि एंथनी ब्लिंकन से आपके जर्नलिस्ट ने पूछा कि भाई कनाडा के ऊपर कमेंट लेने का प्रयास किया, तो उन्होंने उस पर इनकार कर दिया। अब ये 2+2 मीटिंग क्या है और उसकी क्या अहमियत है, इसको समझने के लिए ये हमें समझना चाहिए कि 2018 में ये शुरू किया गया। दरअसल ये पहले स्ट्रेटेजिक एंड कमर्शियल डायलॉग के तौर पर किया जाता था। ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान ये शुरू किया गया एज स्ट्रेटेजिक एंड कमर्शियल डायलॉग। ट्रंप साहब आए और उन्होंने इसको चेंज कर दिया और इसको 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग कर दिया। अब इसके अंदर यूनाइटेड स्टेट्स के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर डिफेंस और उनके जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है एंटनी ब्लिंकन, ये दो होते हैं, दैट इज डिफेंस मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर, और इसी तरीके से इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर होते हैं, और ये चार मिलकर ये डायलॉग करते हैं। इंटरेस्टिंग बात इसमें यह है कि इंडिया का 2+2 डायलॉग सिर्फ और सिर्फ अमेरिका के साथ नहीं है, ये जापान के साथ भी होता है, और जापान में खास तौर से इसका फोकस इंडो पैसिफिक का होता है, और कॉन्सिक्वेंसेस कि चाइना के उभरने के बाद में क्या असर पड़ रहा है इस पूरे रीजन पर, ये फोकस जापान के साथ होता है। लेकिन बहरहाल तो ये थी कहानी एज फार एज एंथनी ब्लिंकन और जयशंकर और जेक सुलिवन की मीटिंग के ऊपर। और इसके अंदर एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है जिसके कि आपको, जब मैंने ये कहा कि इंडिया अब उभर के आ गया है वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर, एक डिफरेंट तरीके से वो खड़ा होता है, उसका उदाहरण मैं देता हूं कि पिछले साल 2+2 मीटिंग के बाद एंथनी ब्लिंकन ने भारत के अंदर माइनॉरिटीज का मुद्दा उठाया कि भारत के अंदर माइनॉरिटीज का ट्रीटमेंट ठीक नहीं हो रहा है वगैरह वगैरह। तो एग्जैक्टली 5 दिन के बाद, ये पिछले साल 11 अप्रैल की बात है, एग्जैक्टली 5 दिन के बाद जयशंकर ने ह्यूमन राइट्स का मुद्दा, अमेरिका के अंदर ह्यूमन राइट्स का मुद्दा उठाया और कहा कि हिंदुस्तानी मूल के लोगों के खिलाफ वहां पर ह्यूमन राइट वायलेशन होती है। तो अमेरिका को अमेरिका की ही भाषा में हिंदुस्तान ने ये बात समझा दी। अब आते हैं जो हडसन इंस्टीट्यूट में जो बातचीत हुई, उसमें एक जो अहम चीज, अब ये मैंने पिछले साल की 2+2 डायलॉग के बाद में ये एंथनी ब्लिंकन का बयान और फिर जयशंकर का बयान बताया। अब इसको ध्यान से सुनने वाली बात है कि हडसन इंस्टीट्यूट में जब जयशंकर साहब बता रहे थे और बात कर रहे थे, तो एक बहुत अच्छी बात निकल के आई कि हिंदुस्तान और अमेरिका पहले एक दूसरे से डील करा करते थे, लेकिन अब हिंदुस्तान और अमेरिका एक दूसरे के साथ काम करते हैं। तो जब एंथनी ब्लिंकन ने ह्यूमन राइट्स वायलेशन का इशू उठाया, तो उसका जवाब ह्यूमन राइट वायलेशन जो अमेरिका में होता है उससे दिया गया। तो ये एक दूसरे के साथ डील करने वाला हो गया। आज जब कनाडा भारत के ऊपर इल्जाम लगा रहा है, तो इंडिया उसका जवाब भी दे रहा है और अमेरिका खुलकर कनाडा की साइड में नहीं खड़ा हुआ। इसका मतलब यह हुआ कि अब अमेरिका भारत के साथ मिलकर काम कर रहा है, एक दूसरे को डील नहीं कर रहे हैं। तो यह एक बहुत मेजर शिफ्ट है पिछले 1 साल के अंदर। अब इस हडसन इंस्टीट्यूट के अंदर बड़े अच्छे तरीके से जयशंकर साहब ने वाजे कर दिया कि 1986 ऑनवर्ड्स हमारा
कनाडा के साथ में ये बहुत बड़ा इशू रहा है, क्योंकि कनाडा के अंदर ऑर्गेनाइज क्राइम, सेसेशनिज्म और ह्यूमन ट्रैफिकिंग, इलीगल माइग्रेशन और इस तरीके की गतिविधियां होती रही हैं, हो रही हैं, और उसका इंपैक्ट भारत के अंदर लॉ एंड ऑर्डर में पड़ता है। जैसा हम सबको मालूम है, गैंगस्टर्स जो पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में ऑपरेट करते हैं, ज्यादातर इनके तार आपको कनाडा से जुड़े मिलेंगे। तो ये एक इशू फ्लैग किया और ये उनसे सवाल पूछा गया कि आज आप एंथनी ब्लिंकन के साथ में और जैक सुलिवन के साथ में मुलाकात करी आपने, तो क्या कनाडा के ऊपर बात हुई? तो उन्होंने कहा कि कनाडा के बारे में और कनाडा के संदर्भ में जो हमारे जो डाउट्स हैं, जो हमारे जो क्वेश्चंस और क्वेरीज हैं और जो परेशानियां हैं, वो मैंने बड़े विस्तार पूर्वक कवर अप करी। इसके अंदर एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज उन्होंने बोली। उन्होंने ये कहा कि मेरे को भी, हमें भी अमेरिका के पॉइंट ऑफ व्यू पता लगा है और हमने भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा है। यानी कि दोनों तरफ से अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू पुरजोर तरीके से रखे गए हैं, बहुत एम्फेटिकली रखे गए हैं। और मेरे को लगता है कि जिस तरीके से जयशंकर साहब की कॉन्फिडेंट बॉडी लैंग्वेज थी, ऐसा लगता है कि जयशंकर साहब अपने पॉइंट ऑफ व्यू को समझाने में कामयाब रहे हैं। एट द सेम टाइम, अगर अमेरिका ने भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू उसी तरीके से रखा है, जैसा जयशंकर साहब कहते हैं कि हमें भी बहुत कुछ समझा और हमने भी बहुत कुछ समझाया, तो अगर हमने भी बहुत कुछ समझा है तो मेरे ख्याल से हमारी तरफ से भी कुछ एक्टिविटी, कुछ हरकत होगी। मोस्ट लाइकली कनाडा की तरफ थोड़ा नर्म रुख इख्तियार कर सकते हैं, ऐसा मेरे को लगता है। बहरहाल फिलहाल अभी इस समय बहुत टाइट सिचुएशन है और जयशंकर ने इस हडसन इंस्टीट्यूट के इंटरेक्शन में यह भी बताया कि कनाडा एक वो मुल्क है जहां पर उन्होंने मेरे शब्द का इस्तेमाल किया कि माय डिप्लोमेट्स, मेरे जो डिप्लोमेट्स हैं, उनको अपने ऑफिस में जाते हुए खतरा महसूस होता है, जान का, और ये सब खतरे वहां पे महसूस होते हैं। तो उन्होंने इस चीज को बड़ी तरीके से फ्लैग किया और बेसिकली वो ये कहना से रुक गए कि कनाडा बेसिकली मूलतः एक टेररिस्ट हार्बिंग और गैंगस्टर हार्बिंग कंट्री है। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग रहा और मेरे को लगा कि मेरे को इसके ऊपर एक पॉडकास्ट करनी चाहिए और इसीलिए मैं आपके सामने अभी हाजिर हूं, आपसे बात कर रहा हूं और इन्हीं चीज को मैं हाईलाइट कर रहा हूं। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग डिस्कशन था, आप इसको चेक भी कर सकते हैं इंटरनेट पर। और कनाडा और यूएस के अलावा उन्होंने पाकिस्तान का कोट अनकोट अननेम्ड कंट्री बोलकर और उसका एक दो बार जिक्र भी किया। उनसे एक सवाल पूछा गया कि पाकिस्तान कभी भी कोलैप्स हो सकता है, तो क्या आप इस इवेंचुअलिटी के लिए तैयार हैं? इसका जवाब वो गोलमोल कर गए, डायरेक्टली उन्होंने जवाब नहीं दिया, लेकिन उन्होंने बाकी और सारे सवालों के जवाब दिए, चाहे वो इंडियन ओशन रिम कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन हो या सार्क हो। और सार्क में भी उसको बोला गया कि डोरमेंट है, क्योंकि एक मुल्क जिसका नाम नहीं लिया जा सकता उसको लगता है कि वो आतंकवाद फैलाता रहेगा बगैर किसी कीमत अदा करे। तो इस तरीके की उन्होंने बातें करी, तो बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर आपको ये चीज अच्छी लगती है तो प्लीज आप ये लिंक भी देखिए इंटरनेट पर, जयशंकर एट हडसन इंस्टीट्यूट, और आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग इनका एकदम डायरेक्ट विदाउट एनी अडल्ट्रेशन ऑफ आइडियाज एंड थॉट्स आपको उन जयशंकर के विचारों का पता लगेगा और उससे इंडिया के फॉरेन पॉलिसी के रास्ते और ट्रेजेक्टरी का अंदाजा लगता है। तो इसी के साथ मैं अपना वीडियो यहां पर समाप्त करता हूं। इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, मित्रों से शेयर कीजिए और मुझे दीजिए इजाजत। फिर मुलाकात करते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद।